रेखा को सिर्फ 15 साल की उम्र में ख़ानदान चलाने के लिए फिल्मों में आना पड़ा। वो सही हिंदी भी नहीं बोल पाती थी। बम्बई में उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें कहा जाता था कि ये मोटी है। उनके सामने रंगत को तज़हीक बनाया जाता था। उन्हें बहुत ही सस्ते किरदार दिए जाते थे। जानबूझकर ख़राब अंदाज में उन्हें फ़ोटोग्राफ किया जाता था। वो स्टार नहीं थी जो बाद में बनी। वो सिर्फ एक आम इंडियन लड़की थी जो एक ऐसे शहर में ज़िंदा रहने की कोशिश कर रही थी जिसने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो काफ़ी नहीं है। फिर हुआ 1976 और उसमें अमिताभ बच्चन और रेखा को साथ में कास्ट किया गया। फिल्म का नाम था दो अनजाने। ये फिल्म असल कहानी नहीं, असल कहानी वो है जो फिल्म बनते वक्त शुरू हुई। कहते हैं कि शूटिंग के इख्तिताम तक सब कुछ बदल चुका था। सेट पर लोगों ने महसूस किया कि शॉट्स के दरमियान लंबी बातें हो रही हैं, खामोश नज़रें और वो अंदाज जिसमें वो इस वक्त खड़े होते जब उन्हें लगता कि कोई नहीं देख रहा। फिल्म तो खैर ख़त्म हुई और फिर रेखा बदलने लगी। उन्होंने वज़न कम किया, अपना अंदाज बदला, बाल, लिबास, मेकअप और गालिबन हर चीज़, और वो भी सब कुछ अचानक। वो बम्बई की सबसे दिलकश औरत बन गई। बरसों बाद उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि ये तब्दीली उन्होंने उनके लिए की थी। बॉलीवुड की तारीख में एक मोहब्बत की कहानी ऐसी भी है जिसके बारे में सब जानते हैं मगर कोई खुलकर बात नहीं करता। इस कहानी में शामिल थे भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार, उसकी बीवी और अपनी नस्ल की सबसे खूबसूरत और पुरस्कार अदाकारा। 40 से ज़्यादा अरसे तक ये तीनों एक ही इंडस्ट्री में रहे, एक ही अवार्ड शोज़ में शरीक हुए, एक ही रेड कारपेट पे चले और ऐसे जाहिर करते रहे जैसे उनके दरमियान कभी कुछ था ही नहीं। अखबारात ने इस कहानी को छापा, मैगज़ीन ने उसे अपने सरे वर्क बनाया और वो डायरेक्टर जिसने इन तीनों को एक ही फिल्म में कास्ट किया उसने बरसों बाद खुद एतराफ़ किया कि सेट पर हर रोज़ हकीकत और फिल्म एक दूसरे में घुलती जा रही थी। मगर फिर भी इस कहानी के मरकज़ में मौजूद लोगों का ऑफिशियल जवाब हमेशा एक ही रहा और वो है खामोशी या इनकार। आज मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहता हूँ वैसे जैसे वो हकीकत में हुई थी, उन अल्फाज के साथ जो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहे और उस एहतराम के साथ जिसकी ये कहानी मुस्तहिक है। क्योंकि जो भी हुआ, तीन इंसानों ने एक बहुत भारी बोझ पूरी दुनिया के सामने बरसों तक उठाए रखा। इस कहानी को समझने के लिए पहले आपको 1970s के बम्बई को समझना होगा क्योंकि उस वक्त अमिताभ बच्चन और रेखा वो नहीं थे जो बाद में बने। वो लेजेंड्स नहीं थे, वो नाकाबिले रसाई सितारे भी नहीं थे। वो सिर्फ दो ऐसे लोग थे जो फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। 1970 की दहाई के आगाज़ में अमिताभ बच्चन एक लंबे, दुबली पतली जिसामत वाले, गहरी आवाज़ रखने वाले नए अदाकार थे जिन्हें बार बार मुस्तरद किया जा रहा था। प्रोड्यूसर कहते थे ये हीरो जैसा नहीं लगता, आवाज़ अजीब है, बहुत गैर रिवायती लड़का है। उन्होंने तकरीबन अदाकारी छोड़ दी थी। फिर जंजीर और शोले जैसी फिल्मों ने उन्हें एंग्री यंग मैन बना दिया। मगर शोहरत के बावजूद वो एक खामोश, निजी ज़िंदगी पसंद करने वाले और अंदर से गैर महफूज इंसान थे। 1973 में उन्होंने जिया भादरी से शादी की। उस वक्त जिया अमिताभ बच्चन से ज़्यादा मशहूर थी और तकरीबन हर शख्स उस दौरान ये कहता था कि जब दुनिया अमिताभ पे यकीन नहीं करती थी उस वक्त जिया अमिताभ पे यकीन करती थी। दूसरी तरफ रेखा की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो मशहूर तमिल अदाकारा जेमिनी गैनसन की बेटी थी मगर उन्होंने कभी खुलकर रेखा को अपनी बेटी तस्लीम नहीं किया था। रेखा को सिर्फ 15 साल की उम्र में ख़ानदान चलाने के लिए फिल्मों में आना पड़ा। वो सही हिंदी भी नहीं बोल पाती थी। बम्बई में उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें कहा जाता था कि ये मोटी है। उनके सामने रंगत को तज़हीक बनाया जाता था। उन्हें बहुत ही सस्ते किरदार दिए जाते थे। जानबूझकर ख़राब अंदाज में उन्हें फ़ोटोग्राफ किया जाता था। वो स्टार नहीं थी जो बाद में बनी। वो सिर्फ एक आम इंडियन लड़की थी जो एक ऐसे शहर में ज़िंदा रहने की कोशिश कर रही थी जिसने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो
काफ़ी नहीं है। फिर हुआ 1976 और उसमें अमिताभ बच्चन और रेखा को साथ में कास्ट किया गया। फिल्म का नाम था दो अनजाने। ये फिल्म असल कहानी नहीं, असल कहानी वो है जो फिल्म बनते वक्त शुरू हुई। कहते हैं कि शूटिंग के इख्तिताम तक सब कुछ बदल चुका था। सेट पर लोगों ने महसूस किया कि शॉट्स के दरमियान लंबी बातें हो रही हैं, खामोश नज़रें और वो अंदाज जिसमें वो इस वक्त खड़े होते जब उन्हें लगता कि कोई नहीं देख रहा। फिल्म तो खैर ख़त्म हुई और फिर रेखा बदलने लगी। उन्होंने वज़न कम किया, अपना अंदाज़ बदला, बाल, लिबास, मेकअप और गालिबन हर चीज़, और वो भी सब कुछ अचानक। वो बम्बई की सबसे दिलकश औरत बन गई। बरसों बाद उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि ये तब्दीली उन्होंने उनके लिए की थी। इब्तदाई दिनों में मुख्तलिफ अदाकारों और डायरेक्टर्स के मुताबिक उनका ताल्लुक़ खुफिया रखा गया। वो एक दोस्त के बंगले में मिला करते थे जहाँ कोई उन्हें नहीं देख पाता था। कुछ अरसे तक ये राज छुपा ही रहा। फिर 1978 में फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर एक वाक़या हुआ। एक अदाकार ने मुबय्यना तौर पर रेखा के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार किया और इसके ऊपर अमिताभ बच्चन को गुस्सा आ गया। ऐसा गुस्सा जो कोई सिर्फ उस इंसान के लिए दिखाता है जिससे वो मोहब्बत करता हो। कुछ ही हफ्तों बाद सरगोशियाँ खबरों में बदल गईं। फिर वो लम्हा आया जिसने इस राज को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी की तकरीब में रेखा सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आईं, जो भारतीय रिवायत में शादीशुदा औरत की इलामत हैं। उन्होंने किसी से शादी नहीं की थी। वो सीधा हाल में चलती हुई अमिताभ के पास आकर बैठ गई। जिया बच्चन पहले वहाँ पर मौजूद थी। कहा जाता है कि उस रात जिया ने अपने जज्बात पर काबू रखा, मगर वहाँ मौजूद हर शख्स समझ गया था कि क्या हो रहा है। और उस रात के बाद ये कहानी कभी दोबारा राज नहीं रही। 1980 की दहाई तक उनका ताल्लुक पूरी इंडस्ट्री का ओपन सीक्रेट बन चुका था। फिर आया 1981 सिलसिला, वो फिल्म जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बेचैन कर दिया। यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन, जिया और रेखा को तीनों को एक ऐसी कहानी में कास्ट किया जिसमें एक मर्द एक औरत से मोहब्बत करता है, दूसरी से शादी करता है और फिर पहली मोहब्बत दोबारा उसकी ज़िंदगी में आ जाती है। लोग फ़ौरन समझ गए कि वो सिर्फ फिल्म नहीं देख रहे बल्कि हकीकत को बड़े पर्दे पर अनफोल्ड होते देख रहे हैं। बरसों बाद बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने खुद कहा कि वो पूरी शूटिंग के दौरान खौफजदा रहे। उन्होंने कहा कि जिया अमिताभ बच्चन की बीवी थी, रेखा अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड थी और तीनों हर रोज़ मेरे सेट पर एक हकीकी मोहब्बत के मुसल्लस को अदा कर रहे थे। कुछ भी हो सकता था, ये अफवाह नहीं थी, ये खुद फिल्म के डायरेक्टर का एतराफ़ था। सिलसिला के बाद अमिताभ और रेखा ने तकरीबन कभी एक साथ काम नहीं किया और फिर उनके दरमियान जो कुछ था वो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में दफन होता गया। मगर इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा शायद वो है जिसके बारे में कम बात होती है। 1984 में फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में रेखा से पूछा गया कि अमिताभ उनके ताल्लुक से इनकार क्यों करते हैं। रेखा ने जवाब दिया, वो ऐसा क्यों नहीं करते, वो अपनी इमेज, अपने ख़ानदान, अपने बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस बात को खूबसूरत समझती हूँ। फिर रेखा ने वो जुमला जो हमेशा के लिए तारीख बन गया, वो जुमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, बस मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है। और फिर उन्होंने जिया बच्चन के बारे में एक लफ्ज़ भी बुरा नहीं कहा। ये कमज़ोरी नहीं थी, ये वो ताकत थी जो बहुत कम लोगों में होती है। दोस्तों, बाद के बरसों में रेखा की ज़िंदगी मज़ीद तन्हाई में डूबती गई। 1990 में उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की। चंद महीनों में डिप्रेशन का शिकार हुआ मुकेश और वो खुदकुशी कर गए। मीडिया ने जुल्म की हद पार कर दी। उन्होंने रेखा को मनहूस कहा, कसूरवार कहा। उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की। आज भी वो मुंबई के अपने घर सी स्प्रिंग्स में रहती हैं, कम इंटरव्यूज़ देती हैं और यूजुअली कम ही दिखाई देती हैं। मगर जब भी रेखा नज़र आती हैं तो वही
शानदार, पुरअसरार और नाकाबिले फ़हम। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने दुनिया की सबसे अवामी ज़िंदगी गुजारी। कुली के हादसे से बचे, 90s के माली तबाही से बचे, कौन बनेगा करोड़पति के ज़रिए दोबारा सुपरस्टार बने। उन्होंने लाखों अल्फाज बोले मगर कभी रेखा का नाम ज़ाती तौर पर नहीं लिया, वो भी एक इंतखाब था। तो सवाल ये है कि ये कहानी आज भी क्यों ज़िंदा है? शायद इसलिए कि बॉलीवुड मोहब्बत की कहानियों पर कायम है, मगर इसकी सबसे बड़ी हकीकी मोहब्बत की कहानी वही है जिसे उसने 40 साल छुपाने की कोशिश की। शायद इसलिए कि रेखा ने खुद को बेचारी औरत बनने से इनकार कर दिया, और शायद इसलिए कि सिलसिला सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो 3 इंसानों का एतराफ़ था, और शायद खामोश एतराफ़। जब आप आज सिलसिला देखते हैं तो आप सिर्फ अदाकारी नहीं देखते, आप 3 लोगों को देखते हैं जो 90 मिनट के लिए अपनी असली ज़िंदगी पर्दे पर रख देते हैं। और शायद इसलिए ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ मोहब्बतें कामयाब होने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ इंसान को बदलने के लिए आती हैं।